रोज दिन सेम बैकग्राउंड दिखा दिखा के मैं भी पक चुकी थी एडिटिंग करते समय। देखती हूँ कि मैंने तो ये हर वीडियो में यूज किया है, क्यों मैं बार बार सेम बैकग्राउंड यूज कर रही हूँ जब मेरे पास इतना बड़ा घर है। पीछे की ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मेरे ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आज मैं आई हूँ जीकेएस अंडर ग्रेजुएट 2026 एप्लीकेशन गाइडलाइन के पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही एजुकेशनल वीडियो होगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको प्रिपेयर करनी है। वो सारा जो है मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो चलते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपनी जीकेएस 2026 गाइडलाइन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गो। तो आज की वीडियो हमारा सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए होंगे जीकेएस अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने के लिए, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट, सेकेंड है रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, थर्ड है अदर एंड मिसलेनियस सर्टिफिकेट्स जो आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट के अंदर आता है हमारे 6 सब डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड इज स्टडी ऑफ प्लान, थर्ड इज पर्सनल स्टेटमेंट, फोर्थ इज 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिफ्थ इज जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट एंड सिक्स्थ इज आवर पर्सनल मेडिकल असेसमेंट फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म, जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, रिकमेंडेशन लेटर का जो फर्स्ट पेज है, जहां जहां फिल करना है ना वो ना कंप्यूटर से फिल करो, कंप्यूटर टाइप करो, ना कि पेन से लिखो, क्योंकि ना पेन से अगर लिखोगे गलती करने के चांसेस होंगे तो तुम उधर व्हाइटनर वगैरह यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे छोटी छोटी चीजें ना वो चेक करते रहते हैं। तुमको फिर से प्रिंट करना पड़ेगा, फिर से तुमको लिखना पड़ेगा, फिर से अगर गलती करोगे तो फिर से प्रिंट करना पड़ेगा। टाइम वेस्ट, पेपर वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सारा इतना सारा वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि तुम कंप्यूटर से टाइप कर लो, ताकि वो नीट एंड क्लीन भी दिखे एंड तुम्हारे लिए इजी हो जाए। अगर लास्ट मिनट प्रिंट से पहले अगर तुमको और एक बार चेक करना है, तुम चेक करके अगर कहीं गलती किए हो वहां पे तुम रेक्टिफाई करके उसके बाद प्रिंट कर सकते हो। सो रिमेम्बर दिस। बट नीचे में जहाँ साइन करना होता है ना, जहाँ पे तुमको नाम, डेट, उसके बाद साइन करना होता है ना, वो तुमको पेन से करना पड़ेगा, ना कि कंप्यूटराइज। वहां पे लिखा हुआ है कि सिग्नेचर जो होनी चाहिए वो पेन से की होनी चाहिए। एंड ऑल्सो रिमेम्बर कि अगर जब तुम फिल कर रहे हो ना तो ब्लैक पेन से ट्राई करो फिल करना, क्योंकि कोरिया के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे सिग्नेचर का काम हो गया या कुछ भी फिल करने का हो गया, वहां पे वो लोग ब्लैक पेन को प्रिफर करते हैं फॉर ऑफिशियल वर्क, नॉट ब्लू पेन। सो जस्ट टू मेक योर चांसेस मोर हायर, ऐसे छोटी छोटी चीजें पे ध्यान रखो एंड जस्ट साइन इट विद द ब्लैक पेन। रिकमेंडेशन लेटर की बात करें तो रिकमेंडेशन लेटर तुमको एक ही रखना है, एक ही, कोई भी तुम्हारे हाई स्कूल के टीचर या तुम्हारे प्रोफेसर, उनसे जाके तुम रिकमेंडेशन लेटर लिखवाओ, उनसे साइन वाइन सब करवाओ एंड लगे हाथ उसको एनवलप में डालो। एनवलप में डाल के पीछे से सील करके, पीछे का जो सील है ना वहां पे तुम्हारे प्रोफेसर का या तुम्हारे हाई स्कूल टीचर का साइन लेके, वहां पे अगर स्टैम्प है उनके पास तो स्टैम्प मरवा के वो रख दो। तो तुमको सिर्फ एक ही करना है। एंड अगर तुम एम्बेसी ट्रैक से हो तो उन्होंने एक बार लिख दिया है तो उसका जो है तुम 3 सेट और एक्स्ट्रा फोटोकॉपी कर लो एंड उसको जो है चारों को एनवलप में डालो, साइन करके एक ही साथ दे दो। फॉर्म 2 पर्सनल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें ना आपको बहुत ही अपना दिमाग खपाना पड़ता है। मैंने भी आज से 3 साल भी हो गए पूरे में, आज से 3 साल पहले अपना दिमाग बहुत खपाया था पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी ऑफ प्लान को लिखने में, क्योंकि इसमें जो है आपका इतना टाइम इन्वेस्ट होता है। एंड मोमेंट पे यू गो ऑन एडिटिंग प्रिंट करने तक यू एडिट। जब तक तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म तुम सबमिट नहीं करते हो ना, तब तक तुमको एडिटिंग करना ही पड़ता है एंड इसके लिए बहुत टाइम लगता है। ये ना रश काम वाला एरिया नहीं है, इसके लिए मेंटली एंड
स्टेटमेंट तुमको राइटर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि तुम्हारा पर्सनल स्टेटमेंट, तुम्हारा स्टडी प्लान चीख चीख के बोले कि तुमको ये जीके स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट के ऊपर ध्यान रखना, जो उधर मेंशन किया है वही फॉन्ट एंड वही फॉन्ट साइज यूज करना। थर्ड चीज जो है वो है कि प्लीज 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 डू नॉट मेक द पर्सनल स्टेटमेंट टू बोरिंग एंड डू नॉट drag or make it emotional so that it becomes boring for the evaluator while he is reading. Make sure तुम पर्सनल स्टेटमेंट जो लिख रहे हो वो कट टू पॉइंट हो कि हाँ मुझे ये चीजें बतानी है तो मैंने ये शार्पली वो सारी चीजें बता दी है। तो पहले के फर्स्ट पैराग्राफ के 2 से 3 लाइन में अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराओ, ज्यादा अपने आप को मत इंट्रोड्यूस कराओ, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में देख के ही पता चल रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा एज क्या है, तुमने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, वो सारा उनको पता है। उसके बाद तुमको इंस्पिरेशन कहाँ से आया ये वाला मेजर करने के लिए उसके बारे में लिखो, एकदम कट टू शॉर्ट लिखो कि कब तुमको लगा कि तुम्हें यही मेजर पढ़ना है, क्या हिट हुआ तुम्हारे अंदर कि तुमको यही मेजर पढ़ना है, ना कि ऐसे बड़े लंबे स्टोरी बनाओ। जब मैं छोटी थी तब मैंने सोचा कि मुझे आर्किटेक्चर बनना है, क्योंकि मैं गोवा में रहती थी। गोवा के जितने भी चर्च एंड टेम्पल है इतने अच्छे हैं कि मुझे लगा कि मैं आर्किटेक्चर बन पाऊं। ऐसे नहीं लिखना है। You have to be very particular with the inspiration and you cannot drag it like this. You just have to make it to a proper sentence and a proper paragraph so that the person who is reading will see, okay, this person is very serious for the scholarship. Educational background, तो तुमने कहाँ क्या पढ़ाई की है वो सारी चीजें बताओ। इस बीच में तुम बताओ कि तुमको अगर स्कॉलरशिप मिली है स्कूल में पढ़ने के दौरान, मतलब तुम्हारी फीस कट हो गई है या तुमको फ्री में तुम्हें पढ़ाया है, वो सारी चीजें भी तुम लिख सकते हो। इट गिव्स अ पॉजिटिव पॉइंट एंड यू मे गेट सिलेक्टेड फॉर द जीके स्कॉलरशिप। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तुमने स्कूल के दौरान की है, अगर तुमने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, तुम अपने स्कूल के हेड गर्ल हेड बॉय थे या तुम क्लास मॉनिटर थे, तुम्हारा परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, क्लास का परफॉर्मेंस, और तुम डांसर हो, कुछ भी हो, सारे छोटे छोटे चीजें ना उसमें मेंशन करो। लास्ट जो है तुम्हारे अवार्ड्स, मतलब तुमको क्या क्या अवार्ड्स मिले, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आए हो या तुम्हारे विलेज में तुम फर्स्ट आए हो, जैसे गोवा में भी ऐसे होता है, अगर तुम पूरे स्टेट में तुम किस रैंक में आए हो, वो सारी चीजें तुम मेंशन करो सो दैट इट गिव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर योर पर्सनल स्टेटमेंट। एंड अगेन बता रही हूँ, तुम्हारे जीकेस का सिलेक्शन आसान हो जाए। एंड लास्ट में स्टडी ऑफ प्लान में तो मेंशन करते हो, लास्ट में अलग से थोड़ा सा मेंशन कर दो कि कैसे तुम्हारा जो मेजर है, तुम जो पढ़ाई करोगे, इसका क्या आउटकम होगा, विच विल हेल्प for more better relation between India and Korea. So please keep this thing in mind and write the personal statement and maximum 2 पेजेस ही लिखने हैं, ना कि 3-4 पेजेस। इवैल्यूएशन के लिए भी अपने जो स्कूल के टीचर हैं, अगर अच्छे टीचर हैं उनको दिखाओ, अगर कोई इंग्लिश के लिए भी अच्छा है उनको दिखाओ। ग्रामरली एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उधर जाके चेक करो एंड वहाँ से अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो चेकिंग कराओ। ChatGPT है ही, लेकिन ChatGPT से पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी ऑफ प्लान मत लिख लेना। मैं सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर है तभी यूज करने के लिए कह रही हूँ, ना कि तुम अपना पूरा जो है ChatGPT से लिख के और उसको बाद तुम दे दो। प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज अगर तुमने वहाँ भी करके अगर तुमको मिल गया है, तुमको स्कॉलरशिप मिल गई है, तुम यहाँ आके बहुत रोने वाले हो, बहुत रोगे तुम उसके लिए। एंड ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, वो आए हैं, उन्होंने रोया है एंड दे हैव रिटर्न बैक टू द कंट्री। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू एनी फॉर्जरी। अब हम आएंगे सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज जिसपे आपकी पूरी स्कॉलरशिप की इवैल्यूएशन निर्भर है, वो है स्टडी ऑफ प्लान। तो स्टडी ऑफ प्लान का जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल जो भी है वो सारा सेम है एज पर पर्सनल स्टेटमेंट। एंड ऑल्सो वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, प्लीज जस्टिफिकेशन कर लेना। आपकी जो पैराग्राफ है वो सीधी दिखनी चाहिए, ना कि ऐसे नदी बने रहे।
नदी वदी नहीं बनाना है, पैराग्राफ्स जो है सीधी लिखनी है, बुलेट्स या पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना है, जितना भी है पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। एंड ग्रामेटिकली भी ज़्यादा आई माई दैट ऐसे यूज़ नहीं करना प्लीज़। ग्रामेटिकली भी ज़्यादा चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना आई माई एंड बहुत यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट दिस छोटे ग्रामर वाले जो एरिया हैं वो तुम अवॉइड करो। एंड इवैल्यूएशन जो है अपने कोई भी अच्छे इंग्लिश टीचर के पास जाके दिखाओ। एंड अपना जो है पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी ऑफ प्लान अच्छे से लिखो। स्टडी ऑफ प्लान के बारे में बात कर रहे थे, तो स्टडी ऑफ प्लान में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है लैंग्वेज स्टडी ऑफ प्लान। तो लैंग्वेज स्टडी ऑफ प्लान में मैंने 2 पार्ट्स में लिखे थे, बिफोर कमिंग टू कोरिया, आफ्टर कमिंग टू कोरिया। तो बिफोर कमिंग टू कोरिया अगर आपने थोड़ा बहुत कोरियन लैंग्वेज या कोरियन कल्चर के बारे में अगर तुमने थोड़ा तुमको पता है, देन प्लीज़ वो सारे चीज़ें लिखो कि तुमने कहाँ कुछ छोटे छोटे कोर्सेज किए होंगी कोरिया लैंग्वेज के लिए या कोरिया कल्चर के लिए, कुछ छोटी छोटी कोर्सेज किए हैं वो लिखो। तुमने अगर हंगल पढ़ा है, जो अल्फ़ाबेट है ना उसको हंगल कहते हैं, अगर वो पढ़ा है तो वो लिखो। कितने लेवल पे हो वो लिखो। अगर तुमने कोरियन पढ़ी है तो वो भी लिखो। उसके बाद कोरिया आने के बाद तुम क्या क्या करने वाले हो वो लिखो, लाइक कोरियन कल्चर या कोरियन लैंग्वेज, कोरियन फूड, ये सारी चीज़ों में कैसे तुम इंटरेस्ट दिखाओगे वो लिखो। कोरियन कितना तुम टॉपिक लेवल कितना तक तुम ला सकते हो उसके ऊपर भी थोड़ा सा लिख दो। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो तुम अपने जो है लैंग्वेज स्टडी प्लान में ज़रूर लिखना, ताकि द पर्सन हु रीड्स ही इज लाइक ओके दिस पर्सन इज वेरी सीरियस विद द कोरियन लैंग्वेज एंड कोरियन कल्चर। कट टू पॉइंट लिखना है एंड अच्छे पैराग्राफ में, सीधे लाइन वाले पैराग्राफ में जस्टिफाई करके लिख दो। सेकेंड वाला जो आता है वो है गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान। ओके, गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान में जो है तुम्हारा मेजर से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी कंफर्म है, तुम ये यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके तुम्हारे मेजर के अंदर तुम्हारा जो कोर्स है ना वो सारे देखो, वो सारे चीज़ें नोट करके लिखो, नोट करके लिख के साइड में रखो। तो जब तुम गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी ऑफ प्लान में जब तुम आओगे तब ना तुम अपने कंट्री में रह के क्या क्या चीज़ें तुमने पढ़ाई की है वो लिखो। मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब तुम्हारे हाई स्कूल में जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स है ना एंड तुम्हारा मेजर है ना उसके बीच में का रिलेशन बना के तुमको अपने कंट्री में तुम अपने कंट्री में रह के तुमने ये सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था एंड तुम यहाँ आने के बाद ये सारे कोर्सेज में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले हो। ये सारी चीज़ें बैंड करके ब्लेंड मिक्सी बना के अच्छे फ्लो में इसको लिखो कि लाइक बिफोर कमिंग टू कोरिया, आफ्टर कमिंग टू कोरिया मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ। एंड इफ इन केस योर मेजर इज समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च बैकग्राउंड और लाइक you have to write thesis, because bachelor's में भी thesis होते हैं। if you are especially from STEM background then please mention कि तुम्हारा thesis किस में तुम ज़्यादा interested हो and तुम ज़्यादा invest करना चाहते हो। these things makes the study of plan very bright and it makes the evaluator feel like yeah, this person is very serious with this scholarship and very serious with the studies. Future plan after study, तो future plan after study में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर तुम कोरिया में रह रहे हो and you want to pursue masters or you want to pursue PhD, you want to study or you want to do job, which will be very difficult if you're a bachelor student, but still if you want to do job or you want to study after your undergraduate, then please mention that, like वो mention करो। अगर तुमको internship करनी है वो लिखो। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें तुमको क्या करना है पढ़ाई के बाद वो भी सोच के ही कोरिया आना, नहीं तो सोचोगे कि हाँ वहाँ जाने के बाद हम सोचेंगे, नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है। दुनिया में काम मिलना बहुत मुश्किल है। मैं अभी उसी टाइम से गुजर रही हूँ, इसीलिए सब सोच साच के आना। तो अगर तुमको कोरिया में रहना है, पढ़ाई बढ़ाई करनी है, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें लिखना। एंड अगर
तुमको इंडिया वापस जानी है देन वो भी लिखना एंड वहाँ पे मेंशन करना कि लाइक इंडिया जाने के बाद अगर तुम काम कर रहे हो या तुम मास्टर्स कर रहे हो इस चीज़ से कैसे कोरिया का भी फायदा होगा, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन करो। एंड अपनी जो स्टडी ऑफ प्लान जो है ऐसे 3 पार्ट्स में लिखो एंड बहुत कट टू पॉइंट लिखना, रोना गाना नहीं, बॉलीवुड नहीं बनानी है, ना ही हमको हमारे टीवी सीरियल की तरह बनानी है। तो जो भी है कट टू पॉइंट, नेटफ्लिक्स की सीरीज जैसे होती है, सीजन्स वाली नहीं जो एक ही बार आती है, कुछ एपिसोड दिखाती है खत्म होती है, वैसे वाले हमको लिखना है। तो लिखो एंड देन अपना स्टडी ऑफ प्लान को कंक्लूड करो। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में जो कि है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो चलते हैं एंड इसके ऊपर आपको जो है विस्तार से समझाते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करनी होगी। तो सबसे पहले आता है सिटीजन प्रूफ एंड फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। तो मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं एंड कहते हैं कि फैमिली सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता है एंड बहुत सारे स्टेट के लोग आके मुझसे उन्होंने बातें वगैरह की है। तो आई कैन अज्यूम लाइक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया दे डू नॉट प्रोवाइड सर्टिफिकेट कॉल्ड फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। लाइक ऑफिशियली ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, जो भी होता है अपना बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो ये याद रखना, तुम्हारा जो बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जो एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट है ना, वो फैमिली रिलेशनशिप प्रूफ करती है, तो वो एक रखना। सेकंड जो है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तुम्हारे मम्मी पापा का सिटीजनशिप प्रूफ करने वाला डॉक्यूमेंट भी तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर पासपोर्ट है देन इट्स गुड, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इफ देयर इज नो पासपोर्ट, मतलब तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है या तुम्हारे पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है, विच इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, इट इज़ नॉट थिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बिकॉज मेरे भी मेरे मम्मी के पास पासपोर्ट नहीं था एंड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इवन आई डिडंट हैड पासपोर्ट, सो इट वाज नॉट अ बिग डील। इस सिनेरियो में तुमको तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड एंड तुम्हारे पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड वो देना होता है, विच वर्क्स एज द सिटीजनशिप प्रूफ। तुम्हारे पेरेंट्स के आधार कार्ड या पैन कार्ड, रेशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये वो सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं होंगे। मेक श्योर वोटर आईडी कार्ड हो एंड तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट, तुम्हारे पेरेंट्स के वोटर आईडी कार्ड एंड तुम्हारा अगर वोटर आईडी कार्ड तुम डॉक्यूमेंट के लिए दे रहे हो देन मेक श्योर यू अपोस्टाइल देम। अगर तुम्हारे पेरेंट्स का पासपोर्ट है एंड तुम्हारा भी पासपोर्ट है देन अपोस्टाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वोटर आईडी कार्ड है देन प्लीज़ 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 अपोस्टाइल इट। बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन को बाद में बताती हूँ, सबसे पहले चीज़ें जो हैं वो है अपोस्टाइल के बारे में बताती हूँ। तो बहुत सारे लोग ओरिजिनल में अपोस्टाइल करते हैं विच इज़ फेयर इनफ। बहुत सारे लोग प्रिंटेड फोटो कॉपी में करते हैं विच इज़ ऑल्सो फेयर इनफ। तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया या कोई सा भी वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है, वो सारी चीज़ें जो है उनका कलर्ड फोटोकॉपी निकालो एंड उनको जो है अपोस्टाइल के लिए दे दो। तो तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड, तुम्हारे मम्मी पापा का वोटर आईडी कार्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट, इनका जो है अपोस्टाइल करके तुमको डालना है। अगर पासपोर्ट दे रहे हो देन देयर इज नो नीड टू अपोस्टाइल दैट, सो मेक श्योर ऑफ दिस। इफ इन केस योर पेरेंट्स आर सेपरेटेड और लाइक दे आर डिवोर्स एंड you're not in contact with your father or like one of your parents are deceased, then please make sure you have all these certificates which justify that why one of your parents are not there, so make sure of this. उसके बाद आता है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट। इसके बारे में जो है मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, तो प्लीज जाके वहाँ चेक कर लेना। तो ये दोनों चीजें जो है वो तुमको फोटोकॉपी करके तुम अपोस्टाइल कर सकते हो, और एल्स तुम्हारे ओरिजिनल को तुम अपोस्टाइल करके उसका फोटोकॉपी करके आई थिंक सो नोटरी करके तुम दे सकते हो। प्रूफ ऑफ ओवरसीज कोरियन डॉक्यूमेंट एंड अगेन जो मैंने सबसे पहले बताया था कोरियन सिटीजनशिप रियूनिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है, अगर ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पेरेंट्स के हैं देन ये दोनों डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे एंड यू हैव टू अपोस्टाइल दिस ऑल्सो एंड सबमिट इट। प्रूफ ऑफ कोरियन वेटरन वॉर डिसेंडेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू होती है। तुम्हारे कोई भी फैमिली मेंबर जो है कोरियन वॉर में उन्होंने हेल्प किया था तो वो एक सर्टिफिकेट इशू होती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो सर्टिफिकेट देना होता है। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो आता है वो बर्थ सर्टिफिकेट आता है जो कि तुम्हारा रिलेशन बता सके कि हाँ तुम्हारे दादाजी या नाना जी, ऑब्वियसली इतना तो गैप हो ही गया होगा, तुम्हारे ग्रैंडफादर जो हैं वो कोरियन वॉर डिसेंडेंट, कोरियन वॉर में उन्होंने हेल्प की थी एंड तुम उनके आगे की पीढ़ी हो। तो हम थर्ड पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन में पहुंच गए हैं जो कि है हमारा अदर डॉक्यूमेंट्स, जो कि ऑप्शनल में आती है, मतलब उसको ज्यादा उस पर ज्यादा दिमाग नहीं खपानी है। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक या टोफल स्कोर वाला। अगर आपके पास टॉपिक लेवल 2, 3, 4, 5 जो भी आया है, अगर आपके पास है, आपने एग्जाम दी है, आप पास हुए हो, देन आप वो ऐड कर सकते हो, विदाउट अपोस्टाइल डाल सकते हो। टोफल की स्कोर के बारे में भी बात करें, अगर आपने टोफल, आइलेट्स, टोइक दी है देन यू कैन गिव देम। मेरे केस में मैंने कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं दी थी, ना ही मैंने टॉपिक दी थी, ना ही मैंने टोफल दी थी, ना ही मैंने टोइक दी थी, ना ही मैं आइलेट्स दी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ MOI दिया था, विच इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक सर्टिफिकेट आती है जो आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी हाई स्कूल जो भी है वो आपको इशू करके देती है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन करता है कि आपने जितने भी सारे कोर्सेज किए हैं वो सारे इंग्लिश में किए हैं एंड आपने जितने भी पढ़ाई की है वो सारे इंग्लिश में किए हैं। और एक चीज अभी याद आई, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, तुम्हारा वोटर ID कार्ड या कोई भी जो तुम्हारे पेरेंट्स के ID कार्ड्स हैं, या तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया, या तुम्हारा कोई सा भी डॉक्यूमेंट, अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट हिंदी या तुम्हारे रीजनल लैंग्वेज के ऊपर है, तुम्हारे स्टेट लैंग्वेज, देन प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू ट्रांसलेट दैट एंड गेट इट verified and notarized or something like that, because clearly उन्होंने मेंशन करके रखा है सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है या तो वो इंग्लिश में होनी चाहिए या तो वो कोरियन में होनी चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर कि जितने भी तुम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट से लेके तुम्हारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, तुम्हारा वोटर ID कार्ड, जो भी है, जितना भी है, सारा इंग्लिश में तुम ट्रांसलेट करके दो। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करें तो जो चीजें तुमने अपने पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी ऑफ प्लान में मेंशन की है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में तुमको डालना है। अब वर्क एक्सपीरियंस का बारे में अगर बात करो तो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो तुम्हारे ऑप्शनल में ही आएंगे और किसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजों को तुमको अपोस्टाइल करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही दे सकते हो। लास्ट टाइम जो है वीडियो एंड करना भूल गई थी, बट आज मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर GKS अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट का। सो प्लीज आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक का जो है प्रोसेस एंड टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन गाइस, बाय।